अभी से लेकर स्टॉक मार्केट में क्या करें, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पैन आउट होते हुए नजर आएंगे जिसका असर पड़ेगा, और खास तौर से बजट क्या बाजार की चाल बदल सकता है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। सुदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। नमस्कार नमस्कार रजत। सर, बजट और बाजार हमारी स्पेशल सीरीज है जिसमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो बजट पेश होने जा रहा है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, आम आदमी की जिंदगी पे क्या पड़ेगा। तो पहले तो बजट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए ये कितना एक चुनौतीपूर्ण बजट रह सकता है? देखिए, बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग मैं मानता हूं कि इंडियन इकोनॉमी एक क्रॉस रोड पे है। एक तरफ से ग्लोबल हेडविंड्स, जो कि ट्रेड वार या टैरिफ जो भी आप कहे, उसके जरिए आ रहा है। और डेफिनेटली हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसमें इसका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सरकार को बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कीपिंग इन माइंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। तो एक तो ये एक्सपोर्ट और ग्लोबल करेंट हेडविंड्स हो गए हैं। दूसरे तरफ हमारे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो बहुत ही कम है। अब हालांकि इन्फ्लेशन के आंकड़े कम होना सही है, अच्छा है। पर दूसरे तरफ से अगर फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब रूरल इकोनॉमी में इसका नेगेटिव असर जाके पड़ेगा। तो इसीलिए आरबीआई के पास सरकार से दिया हुआ टारगेट है 4% इन्फ्लेशन का। और अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो या 1-2% हो तो वो ग्रोथ बैलेंस नहीं करता है। इसीलिए सरकार की तरफ से ऐसे कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कंजम्पशन को भी बढ़ावा मिले। सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से अगर आपने ध्यान दिया होगा, 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग लगभग ऐलान किया गया और हुआ भी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो सरकार का ध्यान जरूर है और रहना भी चाहिए। साथ साथ कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम लेना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन एक एक रीजनेबल रेंज में रहे, ताकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक हो। क्योंकि रियल जीडीपी ग्रोथ जितना भी हो, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो आज के दिन में स्थिति है, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट नहीं पहुंच रहा है शायद, क्योंकि इन्फ्लेशन 1% क्या 101% के आसपास है। और रियल जीडीपी ग्रोथ 7%, 7.5% है। तो आप देखिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट के नीचे आ गया। नॉर्मली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में 12% के आसपास रहता है हमेशा। तो इसको रिस्टोर करना भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये तो मैंने विश लिस्ट बता दिया, पर इसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है। तो पैसा आएगा कहां से? अगर हम यहाँ पे वापस टैक्सेशन के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोशिश करें तो वो शायद इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी टैक्सेशन पिछले साल रैशनलाइजेशन किया गया है। जीएसटी का भी रैशनलाइजेशन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कस्टम्स ड्यूटी का भी रैशनलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल हेडविंड्स है उसको संभालने के लिए कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। इस माहौल में टैक्स बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और ये सब जो मैं पहले कह रहा था, ये करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो ये ब्रिज करने के लिए सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस डिसइन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, जो कि मिसिंग है। पिछले कुछ साल से अगर आपने ध्यान दिया होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा टारगेट आता था और वो भी अचीव नहीं होता था। ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा गैप है हमारे इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। और इस पे बहुत अर्जेंट नजर केयर की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पिछले साल अगर आपने कैपिटल मार्केट पे ध्यान दिया होगा, कितने सारे प्रोमोटर्स ने अपने शेयर बेचे हैं और पैसा ले गए हैं। हाँ, हालांकि डोमेस्टिक प्रोमोटर वापस मार्केट में पैसा डाले हैं, पर जिन कंपनीज में उनका निवेश था वहां पे उन्होंने बेचा, पैसा घर ले गए। सरकार की तरफ से वो एफर्ट नहीं था। और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैपिटल मार्केट के जरिए लिक्विडिटी क्रिएट करने का, सरकार ने वो अपॉर्चुनिटी मिस किया पिछले साल। मैं ये मानता हूं कि इस साल में, इस बजट में इसमें फोकस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज सरकार को चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होगा तो कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाने का कोशिश करेंगे, कैसे डिफेंस में इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग करेंगे, फर्टिलाइजर सब्सिडी हैंडल करेंगे। हर चीज के लिए एक रकम इकट्ठा करना जरूरी है। और वो रकम टैक्स से जितना आता है वो तो सही है, उसमें तो जो मोमेंटम है जरूर रहेगा। पर साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए रकम इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में मेरा यही एक्सपेक्टेशन बजट से है।
राइट, आपने पूरी बजट एक्सपेक्टेशंस बता दी सर अपनी, और उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार के पास ना आमदनी के जो जरिए हैं उनको सरकार को अभी और बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू के जरिए, रेवेन्यू के जो जरिए हैं उनको और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में जितना भी सरकार कोशिश कर रही है देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, विदेशी ताकतें ऐसा लग रहा है कि भारत की ग्रोथ को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ये कहते हैं कि वो भारत के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, प्रधानमंत्री की मोदी के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने साफ तौर पे स्टेटमेंट्स बार बार दी है, लेकिन ट्रेड डील करने को नहीं आए। और ऐसा लग रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स तो भारत के ऊपर ही लाद रखे हैं। अभी तो ये भी नहीं पता लग रहा कि 75% तक कहीं टैरिफ ना पहुंच जाए। अब उनकी आज जो चिट्ठी गई है नॉर्वे के प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने बोला है, साफ तौर पे धमकी दे दी है कि क्योंकि नॉर्वे ने नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया तो अब उनको ग्रीनलैंड चाहिए। किस तरीके का हड़कंप मचाने की कोशिश है, और क्या बजट में कुछ ऐसा करेंगे वित्त मंत्री जिससे बहुत करारा जवाब एक बार डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए और उनको समझ में आए कि नहीं, अब कंप्लीटली आप अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हो, बहुत कुछ ऐसा कर सकता है भारत, दुनिया भर में कहीं ना कहीं ट्रेड विस्तार की बात हो सकती है। आप क्या समझते हो कि इस बार कोई बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट कुछ दी जाएगी भारत की ओर से? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा, और ये इंडिया का मेच्योरिटी का एक नमूना है कि हम लोग वो स्टेटमेंट बाजी में नहीं उतरेंगे। हम लोग जो काम करना है वो काम करते रहेंगे। आप अगर ध्यान दे तो पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे और देशों के साथ इंडिया का ट्रेड डील हो या हुआ है, या होने का संभावना बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। जैसे मैं जिक्र करूंगा ईयू के साथ ट्रेड डील, और एक देखिए ईयू एक कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ मेनी कंट्रीज है, तो यहाँ ट्रेड डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पर वो भी ट्रेड डील सुनने को आ रहा है कि लगभग रेडी है, और शायद बहुत जल्दी वो हो जाएगा। यूके के साथ ट्रेड डील हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा देर लग रहा है, पर ऐसे बहुत सारे देशों के साथ इंडिया ट्रेड डील ऑलरेडी कर रहा है, और ये बहुत ही सही कदम है। क्योंकि शायद ये लग रहा है कि यूएस के जो डिमांड्स है ट्रेड डील रिलेटेड, वो इंडिया के हित में नहीं है, और इंडिया उसमें राजी नहीं हो रहा है, इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो रहा है। और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई डिमांड है जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो डील हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यूएस इंडिया ग्लोबली सबसे बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। पर अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पे हम लोगों को अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, देश के हित को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो मुझे भी लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। शायद सरकार की तरफ से भी ऐसा ही स्टैंड लिया जाए। और रही बात टैरिफ की, अब देखिए रजत जी, 50% लगाए या 75 लगाए या 85 लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई कमोडिटी के ऊपर 50-60% 70% टैरिफ होता है तो वो बेसिकली अनवायबल हो जाता है एक्सपोर्ट, तो वो एक्सपोर्ट होना ही नहीं है। तो आप उसे 75 लगाओ या 700% लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक अरिथमेटिक फिगर है जो ये मतलब स्टेटमेंट बाजी में चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आज इंडिया में के ऊपर जो टैरिफ लगा है, और ईरान के चलते जो बात किया जा रहा है 25% और बढ़ाने का, अगर 75% टैरिफ हुआ तो जो आइटम पे 75% टैरिफ है वो एक्सपोर्ट होगा नहीं यूएस को, बाकी मार्केट्स उनको ढूंढने पड़ेंगे। और आई थिंक सरकार की तरफ से 2-3 स्टेप्स लिए जा सकते हैं और गए भी हैं। एक तो कस्टम्स ड्यूटी के बारे में बातचीत चल रहा है, और ड्यूटी के बारे में बातचीत चल रहा है, वो शायद कुछ करेंगे ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक बैलेंस आए। दूसरा देखिए, करेंसी को डिप्रिशिएट करने दिया सरकार। इतना डिप्रिशिएट आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में एक साथ नहीं हुआ जो कि इस साल हुआ है। और ये 6-6.5% डिप्रिसिएशन जो हो गया अचानक, ये डिप्रिसिएशन खराब लगता है हम लोगों को, लगता है कि ये क्या हो रहा है। पर आप एक्सपोर्टर की नजर से देखिए, एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि जो उनका टैरिफ का जो नेगेटिव असर है वो कुछ हद तक कवर हो रहा है ये रूपी डिप्रिसिएशन के साथ साथ। इसके साथ साथ डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई और भी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव सरकार की तरफ से आ भी सकता है आने वाले दिनों में, टू गिव रिलीफ टू स्पेसिफिक सेक्टर्स फॉर देयर लॉस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट इन यूएस। आपने इस बीच में एक बात कही सर, उस पर थोड़ा सा अगर आप और क्लैरिटी दे देते तो, क्योंकि हम बहुत ट्रेड डील्स कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, खासतौर से कस्टम्स ड्यूटी कट करने की उम्मीद क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस बजट में? की उम्मीद तो बिल्कुल बड़ी है, प्रेस में भी इसका चर्चा बहुत जबरदस्त हो रहा है, तो उम्मीद तो है। पर देखिए, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे चीज है जो बजट के साथ लिंक ना होके भी अलग से आ सकता है।
जैसे आप देखिए जीएसटी का रैशनलाइजेशन, ये बजट के साथ नहीं आया, ये अलग से आया। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो कि बजट के बाहर लिए जा सकते हैं, नॉट नेसेसरली विद इन द बजट। तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा जल्द जल्द से जल्द ये स्टेप्स लिए जाएंगे। शायद इंडिया के तरफ से जो बड़े जो ट्रेड डील ईयू के साथ होने वाला है उसका इंतजार किया जा रहा है। शायद इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट आएंगे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। लेट्स वेट एंड वॉच। अगर सरकार ने अपनी आमदनी के जरिए बढ़ाना है तो क्या खर्चों को कटौती करेगी सरकार इस बजट में? मेरा इशारा यह कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है आने वाले बजट में? प्रजत जी, मैंने इसका सोल्यूशन आपको बताया। मुझे तो नहीं लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। देखिए, इसका कारण ये है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी तक पिकअप नहीं किया इकोनॉमी में। अगर एक चीज आप बताए कि जिसमें प्रॉब्लम है, वो है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर पिकअप क्यों नहीं कर रहा है? इसका कारण डोमेस्टिक डिमांड रोबस्ट नहीं है, अभी भी रोबस्ट नहीं है। कभी रूरल डिमांड में प्रॉब्लम होता है, कभी अर्बन में प्रॉब्लम होता है, कभी दोनों में प्रॉब्लम होता है। पर ये प्रॉब्लम चल रहा है, पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, जिसके कारण प्राइवेट कैपेक्स जितना एक्सपेक्टेशन था वैसे नहीं आ रहा है। और इस माहौल में सरकार का पब्लिक कैपेक्स भी अगर कम कर दिया जाए तो वो तो पूरा ग्रोथ को धक्का देगा। तो मुझे नहीं लगता है सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करनी चाहिए। इनको रकम इकट्ठा करना चाहिए, और जिसका सोल्यूशन मैंने दिया, डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस जी। जरूर लेना चाहिए। हर प्रोमोटर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा है, अपना शेयर हिस्सा बेच रहा है, और वो हिस्सा दूसरा कहीं निवेश कर रहा है। सरकार को भी वही करना चाहिए। आज आज मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक में सरकार के पास एक स्टेक है। कंपनी मेजोरिटी ओन बाय वेदांता है, बट सरकार के पास स्टेक है। जिंक का प्राइस एक रिकॉर्ड लेवल पे गया है, हिंदुस्तान जिंक का प्राइस एक रिकॉर्ड लेवल पे गया है। आप किसी भी रिकमेंडेशन उठा के देख लो, वहां पे कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पहुंच गया है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सरकार इसका गलत फायदा उठाए, पर फायदा तो जरूर उठाना चाहिए। व्हाई नॉट एग्जिट शेयर होल्डिंग इन हिंदुस्तान जिंक, यूज द मनी फॉर फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे पचासों कंपनी है जहां पे सरकार का हिस्सा आसानी से बेचा जा सकता है, जहां पे कोई कंट्रोल निकलना का, कंट्रोल से बाहर आने का ये बात ही नहीं आएगा, पर आराम से हिस्सा निकल सकता है और वो रकम कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ सकता है। आम आदमी के हाथ कुछ लगेगा क्या इस बजट में? क्या आपको लग रहा है कि कुछ पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स कटौती कर सकती है सरकार, या फिर टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा बढ़ा सकती है? जैसे कि अभी 12 लाख तक आमदनी जो है उसके ऊपर टैक्स माफी है, तो इस स्लैब को थोड़ा और बढ़ा दो, तो उससे भी तो फिर आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा और वो खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है। जी, मुझे नहीं लगता है। पिछले साल ही आम आदमी के लिए टैक्स रिलीफ दिए गए थे। मुझे नहीं लगता इतना जल्दी कोई ऐसा पर्सनल टैक्स के लिए कुछ बहुत बड़ा स्टेप लिया जाएगा। छोटा मोटा इधर उधर कुछ आ सकता है, पर स्ट्रक्चरली कुछ चेंज शायद नहीं होगा। जो करना चाहिए, जहां पे आम आदमी को भी बेनिफिट मिलेगा, वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इन पर्टिकुलर, जो पहले नहीं था। वो अचानक इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके चलते मैं तो ये मानता हूं कि एफआईआईस का जो निवेश इंडिया में कम हुआ है, उसका एक कारण तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोडक्शन है। क्योंकि उनका रिटर्न का जो हिसाब होता है, उसमें एक तो इंडियन स्टॉक्स बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे कामकाज हो रहा है, दूसरा करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, और उसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो उनके लिए इंडिया अनअट्रैक्टिव होने का एक कारण जरूर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है। तो सरकार की तरफ से अगर एफआईआई इन्वेस्टमेंट, एफडीआई अट्रैक्ट करना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स निकालना चाहिए। ये टैक्स था नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। सवाल मैं हमेशा ऐसे ही पूछता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चलो जिन्होंने 4-5 साल पहले पैसा डाला उनका तो लॉन्ग टर्म बन गया, पैसा गेन भी आ गया, लेकिन जो पिछले साल ही है उनका तो 1 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसा पैसा बना भी नहीं होगा, और घाटे के ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन जो मुनाफा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बीच में एसटीटी वगैरह 10 तरीके के ऐसे टैक्स हैं जिससे स्टॉक मार्केट के निवेशक इस समय परेशान हो रहे हैं। तो सर, ओवरऑल ऐसा क्या आने वाला है इस बजट में जिसको देख के बाजार सहमा हुआ है? बाजार तो चला ही नहीं ना इस बार बाजार प्री बजट रैली दिखा ही नहीं पाया। ऐसा क्यों? और क्या बजट के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर रिफॉर्म्स हो गए तो बाजार दौड़ने को तैयार होगा, या फिर ये करेक्शन और डीप हो सकती है? देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे कहूंगा। बाजार को कौन सा चीज परेशान कर रहा है? वो पहली बात तो है ग्लोबल न्यूज फ्लो। हर रोज सुबह शाम आप भी जानते हैं, ट्रम्प साहब का ट्वीट या कम्युनिकेशन या ऐसा कुछ आता रहता है, जिससे ग्लोबली मार्केट उथल पुथल होता है, और इंडिया में भी वो हो रहा है।
साथ में आप इंडिया के साथ यूएस का ट्रेड डील नहीं हुआ, इसके कारण विदेशी निवेशक सेंटिमेंटली उसमें थोड़ा घबराए हुए हैं और इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। तो ये दो जो मुद्दा है इसमें थोड़ा चैलेंजेस है। अब सरकार की तरफ से मुझे लगता है जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। एक तो यूएस के साथ ट्रेड डील डिस्कशन चल रहा है पर बेंड नहीं हो रहे। बाकी कंट्रीज के साथ जबरदस्त कोशिश हो रहा है जल्दी से जल्दी ट्रेड डील, अच्छा ट्रेड डील कंक्लूड करने का, और इस पर पूरा फोकस है ताकि एक्सपोर्ट को, ओवरऑल एक्सपोर्ट का स्थिति बरकरार रहे। साथ साथ मैं ये मानता हूं कि सरकार की तरफ से डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे फोकस करना चाहिए। और ये एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम एरिया हो गया है, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी। मैं इसका जिक्र शायद पहले भी आपके साथ कर चुका हूं। पिछले साल अगर आप देखेंगे 80,000 करोड़ के आसपास फर्टिलाइजर सब्सिडी था, और इस साल 1,80,000 से ऊपर फर्टिलाइजर सब्सिडी हो जाएगा। इसका कारण मॉनसून ठीक था, फर्टिलाइजर का डिमांड जबरदस्त हो गया, और आप देखिए सबसे ज्यादा यूज फर्टिलाइजर है यूरिया। यूरिया भी बहुत इंपोर्ट हो रहा है, और यूरिया में 90% जो प्राइस पे फार्मर को मिलता है, दे पे 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस। 90% सरकार की तरफ से सब्सिडी के जरिए आ रहा है, और कंटिन्यूअसली यूरिया का यूज बढ़ रहा है जो कि हानिकर है। जो एक्स्ट्रा यूरिया जमीन पे लगाना नेगेटिव है। मैं शायद मार्केट से थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, पर ये समझना जरूरी है कि फर्टिलाइजर सेक्टर का रिफॉर्म बहुत 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 जरूरी है। हम लोग बाकी सेक्टर्स के रिफॉर्म बहुत देख चुके हैं। आपका फाइनेंशियल मार्केट में देखिए कितने रिफॉर्म हर रोज हो रहे हैं, कितने रिफॉर्म्स हुए हैं। जीएसटी का रिफॉर्म हो रहा है, कस्टम्स की बात चल रही है, बहुत सारे बातें चल रहे हैं, पर इस पे ध्यान सरकार का तो जरूर है पर आम जनता का शायद नहीं है कि एक बहुत बड़ा एरिया रह गया है जहां पे रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। वो एग्रीकल्चर के लिए है, सरकार का बजट के लिए है, आत्मनिर्भर भारत के लिए है, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंपोर्ट हो रहा है और ये इंपोर्ट बिल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। तो मुझे तो लगता है फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ठोस कदम सरकार की तरफ से लेने चाहिए। अब ये बजट में लिया जाएगा या बजट के पहले बाद में, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं, पर स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। और अगर ये स्टेप्स लिए गए तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमने रैली देखा ही नहीं, यहाँ पे जबरदस्त रैली आ सकता है और आना भी चाहिए आने वाले दिनों में। तो ये एक सेक्टर और एक स्पेसिफिक रिफॉर्म का मैं जिक्र करके आपसे। दूसरा मैं जिक्र कर रहा हूँ कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसका भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। ये निकल जाए। एसटीटी देखिए बहुत छोटा मामला है, एसटीटी निकल जाएगा तो मार्केट में थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा, बट फाइनेंशियली इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैज ए साइकोलॉजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल इंपैक्ट, और ये अगर निकल जाए मार्केट में बहुत अच्छा मूड आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। सर एक सेक्टर मैं भी जोड़ देता हूं, और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा फोकस में है, डिफेंस। लेकिन अमेरिका ने भी अपने बजट, डिफेंस बजट स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात की। तो फिर हमारे यहाँ पर भी क्या आपको लगता है कि जिस सिनेरियो में हम हैं, युद्ध हो ना हो वो तो बात की बात, लेकिन जिस तरीके के रिलेशंस हमारे पड़ोसी देशों के साथ हैं, या फिर जो हरकतें इस समय डेवलप्ड कंट्रीज भी कर रही हैं, आपस में भिड़ी पड़ी हैं, तो उसके चलते डिफेंस बजट बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा सरकार के लिए, और घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी कोई बूस्टर डोज या कोई बड़ी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ाना भी चाहिए और बढ़ेगा भी। और इसमें देखिए एक बात है जो आपने कहा उसके साथ शायद थोड़ा रिलेटेड नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इंडिया में आप फार्मा मैन्युफैक्चर करके दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, आईटी काम करके सारा दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, व्हाई नॉट डिफेंस इक्विपमेंट्स? इंडिया का कॉस्ट जो बेनिफिट है वो तो डिफेंस में भी मिलेगा। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे एरियाज में अभी इंडिया के पास है, इसको बहुत बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम लोग मेक इन इंडिया करके होल वर्ल्ड को सप्लाई कर पाए डिफेंस। क्योंकि सारा दुनिया में, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रहा है और इसका अपॉर्चुनिटी एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को लेना चाहिए। दिस गोज बियॉन्ड इंडिया का ओन डिफेंस रिक्वायरमेंट। अगर आप आज आपके पास ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का कटिंग एज कैपेबिलिटी है तो आप खुद के लिए करिए, फ्रेंडली कंट्रीज के लिए करिए। किसी भी डिफेंस एरिया में अगर आपके पास कैपेसिटी है और आप वो टेक्नोलॉजी शेयर करना ठीक समझते हैं, तो वहां पे आपको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिले और करेंसी भी आए और एक थ्राइविंग इंडस्ट्री क्रिएट हो। साथ साथ
जॉब एंड एटसेट्रा एटसेट्रा सारे बेनिफिट मिले। सो डिफेंस में डेफिनेटली एलोकेशन और फोकस सरकार का रहेगा, रहना भी चाहिए। पर मैं यहाँ पे वापस, आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बताऊंगा, डिफेंस स्टॉक लेने से पहले जरूर 10 बार सोचिए, क्योंकि वैल्यूएशन बड़ा तगड़ा है वहां। महंगे हैं डिफेंस स्टॉक्स, दैट इज ट्रू। अच्छा, लेकिन सर जो दुनिया भर में जहां होल्ड लगी हुई है ना, एक प्रश्न उसका, और उसके बाद फिर स्टेट अवे मार्केट्स के ऊपर चले जाएंगे। और वो प्रश्न ये है कि सब चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये दो जो सेमीकंडक्टर्स तीसरा। तो फिर ये जो तीन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, और साथ ही साथ जिस तरीके के सेमीकंडक्टर्स। अनाउंसमेंट्स, हाँ सेमीकंडक्टर्स, और दुनिया भर में इसकी होड़ सी लग गई है, और उसका असर तो देखने को मिल रहा है कमोडिटी प्राइसेस पे भी। तो अब इसको सरकार कैसे एड्रेस करेगी? हमको यहाँ से शुरुआत करनी है, दुनिया तो एकदम से होर्डिंग में लगी हुई है। तो वित्त मंत्री कोई बड़ी अनाउंसमेंट बजट में कर सकती है इन तीन स्पेसेस के लिए? देखिए, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनफॉर्चुनेटली हम लोग रेस में पीछे हो गए। ये कदम बहुत पहले लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड बहुत कम है कंपेयर टू मोस्ट अदर कंट्रीज। तो इसी के कारण शायद हम लोग बहुत पीछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बट एक कदम लिया गया है जो कि डेटा सेंटर, जबरदस्त काम हो रहा है डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। आपको मालूम है बहुत सारे स्टेट्स, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश ने बहुत काम किया है। बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज बड़ा डेटा सेंटर लगाना है जो कि एआई को सपोर्ट करेगा। तो एआई के सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री जो कि डेटा सेंटर है, वहां पे काम हो। दूसरा, एआई में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी चीज की है? पावर की। पावर सेक्टर में काम हो रहा है और पावर में फोकस जरूर है। तो ये शायद बजट में कोई अनाउंसमेंट आ सकता है जो कि एआई रिलेटेड पावर और डेटा सेंटर इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, क्योंकि डायरेक्ट एआई के लिए कोई स्कीम आ भी जाए तो उसका फायदा कोई किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एआई ऐसा कोई ठोस एआई वाला कंपनी या R&D या कुछ एक्टिविटी है ही नहीं। पर बैकएंड में जो काम हो रहा है उसको सपोर्ट जरूर मिल सकता है। अब रही बात क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर एरिया में कामकाज अभी हो रहा है, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाए तो उसका पॉजिटिव असर जरूर बहुत जल्दी मिलेगा। तो इस पे जरूर सरकार का ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ रेयर अर्थ में अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई प्रूवन रिजर्व्स नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी उम्मीद है GMDC से उम्मीद कुछ है, पर ऐसा कोई प्रूवन रिजर्व्स नहीं है जिसको इमीडिएटली एक्सप्लॉइट किया जाए। हाँ, एक्सप्लॉइट करने के लिए सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव आ सकता है और वो अच्छा भी होगा। अब मार्केट पे आए थे सर, ये मार्केट तो कांप रहा है। आपके हमारी बात हो रही है तो आज भी मार्केट ऊपरी सिरों पे बहुत ही जबरदस्त बिकवाली है, और ये कंसिस्टेंट बिकवाली है। यानी बजट से पहले कोई खरीदारी इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सब हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं कि भाई अब तो बजट ही देख लेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे जो भी करना होगा। और मार्केट धड़ाधड़ टूटा है। तो एक तो आप कहां तक ये करेक्शन को होता हुआ देखते हो? क्या बजट में अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आई तो एकदम से नीचे जाने की भी क्षमता है मार्केट में, और यहां से और एडजस्ट हो सकती है वैल्यूएशंस लोअर साइड पे? रजत जी, मार्केट का जो अगर आप फ्लोज देखें तो बेच कौन रहा है? बेच FIIs रहे हैं, हर रोज बेच रहे हैं। करीब, मैं डेटा देख रहा था, करीब 25,000 करोड़ अभी जनवरी के महीने में अभी तक 25,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और अभी बिकवाली चल रहा है और उनके तरफ से बिकवाली में कोई रुकावट नहीं आ रहा है। यही मार्केट को कंटिन्यूअसली नीचे ले जा रहा है। मैं नहीं ऐसा कुछ ट्रेंड देख रहा हूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। Q3 के जो नतीजे आ रहे हैं अभी तक बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेशन के आसपास है। हालांकि IT में तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर ही नतीजे आए हैं। तो मैं मानता हूं कि बिकवाली तो रहेगा, क्योंकि FIs दबा के बेच रहे हैं। जब तक FIs का बिकवाली ऐसे रहेगा तब तक मार्केट में दबाव रहेगा और मार्केट नीचे आएगा। हाँ, बजट का इंतजार जरूर है, सबको है, FIIs को है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को है, रिटेल को है, हर किसी को है, बजट का इंतजार है। और ये भी साफ है कि बजट में कोई बहुत अच्छा स्टेप्स लिए जाते हैं तो मार्केट एक बार पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। आज FII क्या सोच रहा है? FII सोच रहा है यूएस के साथ डील नहीं हो रहा है, यूएस के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है दुनिया का। दूसरा, वैल्यूएशन इंडिया पे चीप नहीं है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तीसरा, करेंसी धड़ाधड़ डिप्रिशिएट कर रहा है जो कि उनके रिटर्न को कम कर रहा है। चौथा, बहुत सारे टैक्सेस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंक्लूडेड। तो ये सारा माहौल FIIs को बेचने को मजबूर कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें कुछ भी कंपोनेंट्स चेंज हो जाए
और चेंज होने का शुरुआत दिखे, तो मुझे लगता है एफआईआई वापस आना चालू करेंगे। या एफआईआई को लगे कि यूएस के साथ ट्रेड डील हो ना हो, ईयू के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डील हो गया और ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ उसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया को मिलेगा, ऐसा अगर एफआईआई को लगने लगे तो फिर भी वापस आएंगे। एफआईआई को कोई देश का कोई ऐसा कोई पेट्रियटिज्म नहीं होता है, उनको तो पैसा बनाना है निवेशक के लिए। अगर उनको दिखे इंडिया इकोनॉमी बहुत जबरदस्त चलेगा विदाउट यूएस, तो वहां पे वो आ जाएंगे, पर बाकी फैक्टर्स भी ठीक ठाक होने चाहिए। तो अब दो सवाल, उसमें ये कि पहला तो आपको क्या पसंद है इस गिरते बाजार में और आप कहां पर एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हो, सेक्टर स्पेसिफिक, और उसके बाद फिर स्टॉक्स आपके बजट पिक्स के ऊपर जाएंगे। तो पहले तो क्या पसंद है सर इस मार्केट पे, गिरते बाजार में किस सेक्टर पे आप बुलिश हो? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे फर्टिलाइजर अच्छा लगा। मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर रिलेटेड सेक्टर में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, आज के नीड ऑफ द डे है। मैं तो बता रहा हूँ, बाकी सारे बात हम कर चुके हैं, पर अगर आप डिटेल में देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर का रिफॉर्म सरकार के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। क्योंकि अगर सरकार को ये देखिए, 80,000 करोड़ से 1,81,000 करोड़, ऐसा शायद किसी भी हेड में इतना बड़ा खर्चा नहीं बढ़ा है जो कि फर्टिलाइजर में बढ़ा है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म आएगा और उसका बेनिफिट फर्टिलाइजर कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो इस माहौल में फर्टिलाइजर कंपनी को थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लेके आप एक्सपेक्ट करेंगे बजट के दिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ गया और बहुत पैसा बनेगा। आप एक साल का नजरिया से फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर खरीदिए, मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। और स्टॉक्स की बात तो बाद में करेंगे, तो जब करेंगे तब बताऊंगा। इसके साथ साथ पीएसयू बैंक्स, ये एक क्षेत्र है जहां पे मुझे लग रहा है कि बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अभी भी बना हुआ है और यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक साइड में आप देखेंगे तो वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप है विद प्राइवेट सेक्टर, और दूसरे तरफ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, माहौल बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पॉजिटिव बन रहा है, और ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो मुझे तो लगता है ये दोनों सेक्टर में जरूर ध्यान देना चाहिए, साथ में डिफेंस ऑफ कोर्स, बट वैल्यूएशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। रेलवेज मैं बताता नहीं हूं, पर मैं कहूंगा कि रेलवेज में भी सरकार की तरफ से जबरदस्त काम हो रहा है, पर वैल्यूएशन वहां पे भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं सर स्टॉक स्पेसिफिक, सब जानना चाहते हैं कि सुदीप जी भी मार्केट में क्या खरीद रहे हैं। चलिए ठीक है, मार्केट का अभी हाल उतना बढ़िया नहीं है जितना कॉमोडिटी मार्केट का, इक्विटी मार्केट वैसे नहीं चल रही, लेकिन अगर किसी को एक साल के पर्सपेक्टिव से या फिर 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ एक्यूमुलेट करना हो, तो कौन से आपके टॉप 5 स्टॉक्स होंगे? इनको हम बजट स्टॉक्स का नाम दे रहे हैं सर, लेकिन आप वैल्यूएशन वाइज भी बता सकते हो, अर्निंग्स जहां पर अच्छी आ रही है वो भी बता सकते हो, लेकिन आपके 5 टॉप पिक्स कौन से हैं? एक तो देखिए, कैपिटल मार्केट से हम लोग सब जुड़े हैं। कैपिटल मार्केट का एक स्टॉक जिसका मैं जिक्र करूंगा, रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है, ग्रो। यहाँ पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर वन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर बेस है, और बहुत सारे एडजेसेंसीज है जहां पे ये आज के दिन में काम नहीं कर रहे हैं और शुरुआत की है काम। मार्जिन फंडिंग कहिए या लोन अगेंस्ट शेयर्स कहिए, वेल्थ मैनेजमेंट कहिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस सेलिंग, ये सब एडजेसेंसीज है। और जहां पे इनके पास कस्टमर बेस इकट्ठा हो गया, बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनको अपना इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी स्केल अप करने का। तो यहाँ पे मैं 1-1.5 साल का नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। दूसरा, पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र का दिग्गज कंपनी तो एसबीआई है, वहां पे मेरा व्यू हमेशा पॉजिटिव रहा है, अभी भी पॉजिटिव है। साथ साथ मैं छोटा 2 स्टॉक का भी जिक्र करूंगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, पीएसयू बैंक कंसोलिडेशन वगैरह जो बातचीत चल रहा है, वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ तो शायद और भी अच्छा होगा, ना हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खरीद सकते हैं यहाँ पे भी। तीसरा सेक्टर जहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर आप एग्रेसिव है तो पोजीशन लेना चाहिए, वो है केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे पिछले 2 साल से बहुत पिटाई हुआ है, और इसके कारण भी थे, डिमांड में प्रॉब्लम था, बहुत सारे इश्यूज थे, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब था। पर अभी लग रहा है कि ग्रीन शूट विजिबल है, और ट्रेड वार, ट्रेड रिलेटेड जो समस्या है, कहीं ना कहीं ये सेटल होगा आने वाला 3-6 महीने में। और जब होगा तब इनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। और इसकी इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी जो कि दुनिया का टॉप 5 में आता है, यूपीएल, वहां पे मैं थोड़ा एग्रेसिव व्यू है, पर खरीदारी की जरूर सलाह दूंगा। अंत में मैं मेटल क्षेत्र का जिक्र करूंगा। सब लोग जानते हैं मेटल में बहुत तेजी है। मैं ये मानता हूं कि एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव मोमेंटम मेटल्स में है, और ये चलेगा अगला 1-2 साल। और अगर ये होता है तो इंडिया में एक कंपनी इसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त ले रहा है,
ऑलरेडी ले रहा है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, वो है वेदांता। बहुत सारे मेटल्स इनके पास हैं। इनका सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक, जिंक का दिग्गज है। एल्यूमिनियम, जहां पे इनका लगभग 45 से 50% एबिटा एल्यूमिनियम से आता है, और अगला 2 साल तक ग्लोबली एल्यूमिनियम में एक शॉर्टेज रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा सप्लाई से। तो वैल्यूएशन प्राइसिंग एल्यूमिनियम का बहुत जबरदस्त रहेगा, तो बेनिफिट वेदांता को मिलेगा। बाकी सारे जो लाइंस है, ऑयल एंड गैस कहे या स्टील कहे या पावर कहे, वहां पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में है। साथ साथ खास बात यह है कि वेदांता में डीमर्जर हो चल रहा है, वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट गेट्स कंप्लीटेड। वैल्यू अनलॉकिंग का भी बहुत जबरदस्त संभावना है। तो यहाँ पे भी अगेन ये बजट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, आपने क्योंकि वेदांता का जिक्र किया, पर मैं उसको बिल्कुल अब शिफ्ट कर रहा हूँ कमोडिटी मार्केट पे, और वो है चांदी। चांदी 3 लाख के पार निकल गई, और ऐसा लगा था कि चलो 3 लाख तो बहुत एक ऐसी फिगर होगी ना जिसको आके एक बार वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन नहीं, ये और ऊपर होती चली जा रही है दिन पर दिन। तो एक तो ये कि सुदीप जी क्या सिल्वर के बाजार को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, या फिर ये रैली मिस हो गई सुदीप जी से? अगर हो गई तो प्लीज बता दें कि व्यूअर्स को कि अभी क्या ये फोमो फैक्टर हावी है कि नहीं, चांदी होनी चाहिए थी अपने पास, तभी तो वो अल्फा जनरेट होता, नहीं तो फिर अब देखिए अल्फा कैसे जनरेट होगा? तो देखिए अभी रजत क्या जी, करना चाहिए? पिछले दिनों का डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं निवेशक के लिए बोल रहा हूँ, जो मिस हो गया, अगर आपका मिस हो गया तो हो गया। अब नहीं, उसमें पर कभी खरीद भी पाएंगे फिर, जी जी, इतना मैं इतनी उस तेज पे है? आ रहा हूँ जी, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं मुझे मुझे लगता है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों सेक्टर में मोमेंटम रहेगा। पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल जैसा रैली अगले साल में होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि वो जो एक बहुत बड़ा अपसाइड सिल्वर में पिछले साल, गोल्ड में पिछले साल देखने को मिला था, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको 26 में देखने को नहीं मिलेगा उतना बड़ा रैली। पर दुनिया भर में प्रेशियस मेटल्स का, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है, और इसके कारण यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर जरूर उसमें रखिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए निवेश करिए, जो कि गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं। तो ऐसा पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर जरूर होना चाहिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं संक्षेप में सिल्वर की, क्योंकि जिक्र आपने की, सिल्वर की बात मैं संक्षेप में करूंगा। सिल्वर में जो प्रेशियस मेटल होने के कारण जो अट्रैक्शन है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी जबरदस्त है, और वो डिमांड भी बढ़ रहा है। तो एक तो प्रेशियस मेटल होने के कारण स्टोर ऑफ वैल्यू बोल के लोग ले रहे हैं, दूसरे साइड इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। तो डिमांड की जबरदस्त पुल दोनों साइड से है। गोल्ड का तो बात ही, मतलब एक तो कंजम्पशन डिमांड और जो वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू डिमांड, दूसरा सेंट्रल बैंक, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। इंडियन सेंट्रल बैंक ने भी अभी स्टैटिस्टिक्स आया था, रिकॉर्ड हाई लेवल पे गोल्ड गोल्ड चला गया। जो रिजर्व है उसका ज्यादातर पार्ट सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर पे भरोसा थोड़ा उठ रहा है, क्योंकि ऐसे यूएस के पॉलिसीज आ रहे हैं कि सब लोग थोड़ा डर रहे हैं। और इसी के कारण पहले डॉलर में सेंट्रल बैंक का रिजर्व हुआ करता था, वहां से वो शिफ्ट कर रहे हैं, और एक बड़ा हिस्सा रिजर्व का गोल्ड में रखना चाहते हैं। इसीलिए गोल्ड का डिमांड भी बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में भी। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए और इस थैंक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब जब बजट आ जाएगा तो उस बजट को डिकोड करने के लिए भी अभी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सर। वो डिकोड भी बहुत आसान भाषा में व्यूअर्स के लिए कर देंगे। अभी तो हमने आपकी एक्सपेक्टेशन जाने की बजट से किया है। बहुत शुक्रिया सर इस तक को अपना यू। समय देने के लिए।